नमस्कार दोस्तों। आज मैं टर्न द बस की ओर से आपको कक्षा 12वीं के राजनीति विज्ञान का जो समकालीन दक्षिण एशिया का विषय है वो पढ़ाने जा रही हूँ। ये आपका 5वां पार्ट है और तीसरा भाग भी है वीडियो का, यानी कि जो पूरे वीडियो सेशन हमने अभी तक किया इस पूरे विषय को लेकर, ये उसका आखिरी भाग है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे कि भारत के उसके पड़ोसी दक्षिण एशियाई देशों के साथ कैसे रिश्ते हैं। इन रिश्तों में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो कि विवाद एवं सहयोग का कारण है। इसके अलावा हम दक्षिण एशिया में देशों का एक-दूसरे के प्रति भाव के बारे में भी जानेंगे तथा सार्क और साफ्टा जैसे पहल के बारे में भी समझेंगे और जानेंगे कि ये क्यों महत्वपूर्ण थे तथा ये क्यों काम नहीं कर पाए। और आखिर में हम ये भी जानेंगे कि दक्षिण एशिया में दूसरे देशों का कैसा प्रभाव रहा है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम भारत और उसके अन्य पड़ोसी देशों के बारे में जानेंगे। इसमें हम सबसे पहले भारत और बांग्लादेश के बारे में पढ़ेंगे। ये तस्वीर भारत के अभी के प्रधानमंत्री और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की है। इस तस्वीर से ही हम कहीं न कहीं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन दोनों देशों के बीच में कैसे रिश्ते हैं, क्योंकि इन दोनों ही देशों की सरकारों के आपस में अक्सर बातचीत होती रहती है। तो अभी हम जानेंगे कि भारत और बांग्लादेश के बीच में ऐसे कौन-से मुद्दे थे जिसकी वजह से उनमें विवाद रहा है। तो सबसे पहले संसाधनों के बँटवारे को लेकर इन दोनों देशों में विवाद रहा है, जिसमें सबसे बड़ा एक प्रमुख जो संसाधन है वो नदी है। तो आप सभी जानते हैं कि भारत में पश्चिम बंगाल और असम ये 2 ऐसे बड़े राज्य हैं जिनकी बांग्लादेश के साथ में सीमा मिलती है और इन दोनों ही राज्यों में नदी होकर जाती है। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी है और असम में ब्रह्मपुत्र नदी है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, क्योंकि दक्षिण एशिया एक ऐसा इलाका है जो कि आपस में इनकी सभी की सीमाएँ मिलती हैं, तो संसाधनों को बँटवारे को लेकर एक विवाद होना लाज़मी है, क्योंकि आपने ज़मीन तो बाँट ली लेकिन नदी तो वही का वही है। अब कौन-सा नदी कितने हिस्से तक एक देश का होगा, कितने हिस्से के बाद दूसरे देश का होगा, वो हमेशा ही विवाद का मुद्दा रहता है। और इसके अलावा भारत विरोधी इस्लामिक कट्टरपंथी जमातों का भी बांग्लादेश में समर्थन हासिल हुआ था अब इतिहास में। और ये ऐसे इस्लामिक जमातें थे जो भारत विरोधी काम करते थे, जिसकी वजह से भारत सरकार को हमेशा उनके प्रति एक संदेह रहता था। भारत में बांग्लादेशी मूल के लोगों का अवैध रूप से रहने को लेकर भी ढाका हमेशा ही खंडन करता आ रहा है। आपको जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि 1971 की जो जंग है उसके पहले पाकिस्तान ने बंगाली लोगों के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा अत्याचार किया था, जिसकी वजह से वो सभी लोग बांग्लादेश से भारत आकर रहने लग गए थे। उन्होंने रेफ्यूज एक तरीके से यहाँ पे ले लिया था। लेकिन ऐसे काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो वापस कभी नहीं गए और कुछ लोग जो बँटवारे के बाद में ही आ गए थे। तो इसकी वजह से ये हुआ कि भारत की जो ऐसे राज्य हैं जिनमें बहुत ज़्यादा जो एक तरीके से हमारा जो अ, समाज है या फिर संस्कृति है वो बहुत ज़्यादा हमेशा ही एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है, ख़ासकर हमारे पूर्वोत्तर राज्यों के लिए, जिसमें असम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस पूरे मुद्दे को लेकर, क्योंकि असम के लोगों का कहना है कि इन बांग्लादेशी लोगों के आने की वजह से उनकी जो अपनी जो संख्या है वो घटती जा रही है। तो ये हमेशा ही भारत में एक बहुत ही ज़्यादा राजनीतिक रूप से भी, सांस्कृतिक रूप से भी एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा रहा है। लेकिन बांग्लादेश ने कभी नहीं माना कि उसके लोग अवैध रूप से भारत में आकर रह रहे हैं। तो ये भी दोनों ही सरकारों के बीच में एक विवाद का मुद्दा हमेशा से रहा है और अभी भी थोड़ा बहुत है, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है जो काफ़ी ज़्यादा ही विवादास्पद है। बांग्लादेश का भारत की सेना को अपने ज़मीन का इस्तेमाल करने के लिए भी मनाही है पूर्वोत्तर पहुँचने के लिए। तो जैसे कि आप सभी ने भारत का नक्शा देखा है, तो पूर्वोत्तर का जो इलाका है वो कहीं न कहीं भारत से बहुत अलग है। भारत अगर यहाँ है तो पूर्वोत्तर यहाँ पे है और इसको एक बहुत ही छोटा-सा ज़मीन का टुकड़ा जिसे हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं वो जोड़ता है। तो इससे ही एक ज़मीन का सहारा है। लेकिन अगर बांग्लादेश अपना ज़मीन भारत की जो सेना है उसको इस्तेमाल करने के लिए दे दे, तो भारत की सेना का पूर्वोत्तर पहुँचना काफ़ी आसान हो जाता है। लेकिन बांग्लादेश ने वो इजाज़त भारत की सेना को नहीं दी। इसके कई कारण हैं, मगर ये भी एक ऐसा मुद्दा था जिसकी वज़ह से दोनों ही सरकारों में मनमुटाव रहा है। ढाका का भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात न करने का फैसला और इसके साथ म्यांमार को बांग्लादेश के इलाकों का इस्तेमाल ना करने देना भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात करने के लिए। बांग्लादेश में प्राकृतिक गैस पाए जाते हैं, लेकिन बांग्लादेश की सरकार ने इन गैसों का भारत को निर्यात करने का फैसला नहीं लिया था। उन्होंने मना कर दिया था कि वो भारत को ये जो प्राकृतिक गैस है वो एक्सपोर्ट और निर्यात नहीं करने देंगे। इसके अलावा म्यांमार जो कि बांग्लादेश के बिल्कुल बगल में है, उसने म्यांमार को भी इजाज़त नहीं दी कि वो उसकी ज़मीन का इस्तेमाल करके भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात करे। प्राकृतिक गैस जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है
पाइप्स के सहारे एक्सपोर्ट किए जाते हैं, निर्यात किए जाते हैं, तो ये हमेशा कहीं न किसी ज़मीन से होकर गुज़रता है। तो जब आप उसका इस्तेमाल करना नहीं देते हो, तो इसके वजह से जो निर्यात है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये तो थे विवाद के मुद्दे, अब हम सहयोग के मुद्दों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लुक ईस्ट या फिर अभी जिसे हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी के नाम से जानते हैं। तो लुक ईस्ट यानी कि पूर्वी दिशा की ओर देखो। तो ये भारत का नक्शा है और यहाँ पे बांग्लादेश, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर जैसे देश हैं। तो भारत की ये रणनीति रही है कि भारत अपने पूर्वी ओर के जितने भी देश हैं, उसके साथ वो गहरे व्यापारिक, राजनैतिक रिश्ते स्थापित करना चाहता है, जिसमें बांग्लादेश काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि बांग्लादेश से होकर ही ये पूरी जो पॉलिसी है, वो शुरू होती है। पिछले 20 वर्षों में दोनों ही देशों के बीच में व्यापारिक रिश्ते काफ़ी ज़्यादा मजबूत हुए हैं। इसका अर्थ ये है कि दोनों ही देश एक-दूसरे के साथ में व्यापार करते हैं और पूरे व्यापार का जो जितना बड़ा मतलब एक जो संख्या है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, उसका प्रतिशत काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। आपदा प्रबंधन और पर्यावरण के मसलों में भी दोनों ही देशों ने परस्पर एक-दूसरे के साथ में सहयोग किया है क्योंकि ये जो पूरा इलाका है जिसमें कि आप बांग्लादेश पश्चिम बंगाल यहाँ पर आता है, असम यहाँ पर है। इन इन सारे राज्यों में, इन सारे जगह उस पूरे इलाके में काफ़ी ज़्यादा बाढ़, साइक्लोन जैसी आपदाएँ आती रहती हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जो बे ऑफ बंगाल जिसे हम बंगाल की खाड़ी के नाम से भी जानते हैं, इस समुद्र में ऐसी काफ़ी ज़्यादा कुछ सिचुएशंस हो जाती हैं जिसकी वजह से हमेशा यहाँ पे इन पूरे क्षेत्र में आपदाएँ आती रहती हैं। तो जब दोनों सरकार आपस में एक तरीके से सहयोग करती हैं, तो ऐसे काफ़ी ज़्यादा आपदाएँ हैं जो जिससे हम लोगों की जान बचा सकते हैं। जब दोनों की सरकारें, दोनों देशों के जो एजेंसीज़ हैं जो कि पर्यावरण और आपदा प्रबंधन के मसलों पर नज़र रखते हैं, जब इन दोनों सरकारों, इन दोनों एजेंसियों के बीच में जब हमेशा बातचीत होती है, तो हमेशा वो एक साथ काम कर सकते हैं, जिससे कि लोगों की जान-माल एक तरीके से घर-बार आप बचा सकते हो। तो भारत और बांग्लादेश ने इस दिशा में काफ़ी अच्छा काम किया है। अब हम भारत और नेपाल के रिश्ते के बारे में पढ़ेंगे। भारत और नेपाल के बीच में ऐतिहासिक रूप से काफ़ी अच्छे रिश्ते रहे हैं। इन दोनों की संस्कृति एक तरीके से धार्मिक रिश्ते हैं, सांस्कृतिक रिश्ते हैं, ऐतिहासिक रिश्ते हैं। भारत और नेपाल के बीच में ऐसी संधि है जिसके तहत दोनों ही देशों के लोग एक-दूसरे के देशों में जा सकते हैं बिना वीज़ा और पासपोर्ट के और ये दोनों ही देशों में काम और व्यापार कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें कोई किसी भी वीज़ा और पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि आप जभी भी किसी देश में जाते हो, तो आपको हमेशा पासपोर्ट और वीज़ा की आवश्यकता होती है। मगर भारत और नेपाल के जो पूरे केस में ऐसा नहीं है। व्यापार और चीन का नेपाल के ऊपर प्रभाव को लेकर दोनों देश के बीच में मनमुटाव रहा है। भारत और नेपाल चाहते चाहते हैं कि उनके बीच में व्यापार हो, लेकिन व्यापार जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है। इसके अंदर में ऐसे काफ़ी ज़्यादा मुद्दे हैं जिनको लेकर हमेशा ही एक तरीके से विवाद रहता है क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कि उसमें टैक्स हो, टैक्स की जो है क्या दर हो तथा उस पे ड्यूटी लगे कि ना लगे, ऐसे काफ़ी ज़्यादा मुद्दे होते हैं व्यापार के अंदर में। तो जब दोनों ही देशों के बीच में अच्छा व्यापार जब होता है, तो ये सारे विवाद सुलझ जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं क्योंकि नेपाल एक छोटा देश है, तो वो सोचता है कि अगर भारत के सभी व्यापार नेपाल में आ जाएँगे, तो नेपाल के जो खुद का जो व्यापार है, उसको एक तरीके से प्रभाव होगा। तो ऐसे कुछ मुद्दे हैं जिसकी वजह से व्यापार में खासकर दोनों देशों के बीच में मनमुटाव रहा है। और क्योंकि अगर आप जो पूरा जो विश्व का नक्शा है, उसको अगर आप देखेंगे, तो नेपाल के बिल्कुल ही ऊपर है चीन। तो चीन भी हमेशा चाहता है कि नेपाल का उसके साथ में एक तरीके से एक रिश्ता रहे क्योंकि चीन और नेपाल आपस में सीमा शेयर करते हैं, साझा सीमा रखते हैं और चीन और नेपाल के रिश्तों को लेकर भारत में कहीं न कहीं एक संदेह रहता है क्योंकि भारत और चीन के रिश्ते ऐसे रहे हैं जो कि इतिहास में बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे। नेपाल की सरकार का भारत विरोधी तत्व एवं उसकी सुरक्षा पर हस्तक्षेप डालने वाले गतिविधियों को लेकर कोई कदम न उठाने को लेकर भी भारत में अप्रसन्नता है। अब आप जैसा कि जानते हैं कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि नेपाल में एक माओवादी गुट बहुत सक्रिय रूप से मौजूद था जिसने राजा के खिलाफ में आंदोलन किया था और ऐसे नक्सली माओवादी गुट भारत में भी मौजूद हैं। लेकिन और क्योंकि भारत का नेपाल के साथ में सीमा है, तो ऐसे काफ़ी ज़्यादा गुट हैं जो कि नेपाल की ज़मीन इस्तेमाल करके भारत में भारत विरोधी काम करते हैं, भारत के खिलाफ। लेकिन नेपाल की सरकार ने इनके
खिलाफ कोई बहुत बड़ा कदम नहीं उठाया, जिसके लेकर भारत की जो सरकार है उसमें अप्रसन्नता काफ़ी ज़्यादा है। नेपाल में ये भी भावना है कि भारत उनके अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करता है और ये भी कहता है कि उसकी नज़र नेपाल के संसाधनों पर है। तो नेपाल के जो क्योंकि नेपाल एक छोटा देश है, तो नेपाल को यह हमेशा लगता है कि भारत उसको एक तरीके से उसके जो अंदरूनी मामले हैं, चाहे वो राजनीति की हो, संस्कृति की हो या फिर धर्म की हो, भारत उसको हमेशा से असर डालना चाहता है। तो भारत के जो नेपाल के जो राजनेता है, वो उसे थोड़ा-सा संदेह के रूप से देखते हैं। तथा नेपाल भी एक ऐसा देश है जिसमें काफ़ी ज़्यादा नदियाँ हैं, पहाड़ है, संसाधन मौजूद हैं। तो भा उनको ये भी लगता है कि भारत इन संसाधनों को अपने हितों के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। चारों तरफ ज़मीन से घिरे नेपाल को ये भी लगता है कि भारत अपने भू-क्षेत्र का इस्तेमाल कर उसे समुद्र से रोकना चाहता है। क्योंकि आपने अगर नक्शा देखा होगा तो भारत जो नेपाल है वो चारों ही दिक से ज़मीन से घिरा हुआ है। नेपाल में कोई समुद्र नहीं है। तो एक ही रास्ता है जिससे वो समुद्र में पहुँच सकता है, वो भारत के ज़रिए ही होगा। तो कहीं न कहीं जब आप भौगोलिक रूप से बिना समुद्र के रहते हो, तो काफ़ी ज़्यादा आपको पहले से ही दिक्कतें होती हैं क्योंकि जो आप एक देश का व्यापार होता है, वो कहीं न कहीं समुद्र के जो रास्ते से ही सबसे ज़्यादा होता है। तो नेपाल में ये भी भावना है कि भारत चाहे तो वो अगर रिश्ते खराब हुए, तो वो अपना जो भौगोलिक क्षेत्र को वो नेपाल के लिए रोक सकता है, जिससे वो समुद्र जो है उसको वो कभी समुद्र का लाभ नहीं उठा पाएगा। तो बांग्लादेश और नेपाली दोनों ही ऐसे देश हैं जिसके बारे में आपको जानना होगा और भारत के इनके रिश्ते के बारे में भी आपको पढ़ना होगा क्योंकि परीक्षा में इन दोनों ही देशों के बारे में काफ़ी बात पूछा जाता है। तो आपको विवाद के मुद्दे एवं सहयोग के मुद्दे इन दोनों के बारे में ही जानना होगा। अब हम भारत और श्रीलंका के रिश्तों के बारे में जानेंगे। तो आपको पता है कि भारत जो श्रीलंका है वो भारत के दक्षिणी शोर में आता है और पहले हमने पढ़ा था कि श्रीलंका में जो जातीय संघर्ष हुआ था, उसका क्या असर रहा श्रीलंका के ऊपर। तो भारत और श्रीलंका के रिश्तों में जो तनाव है, वो जातीय संघर्ष की वजह से ही ज़्यादातर रहा क्योंकि जातीय संघर्ष में तमिल लोग थे, उनका ही एक तरीके से उनके ऊपर अत्याचार किया गया और भारत में भी बहुत बड़ा तमिल समुदाय है और एक तमिलनाडु राज्य ही है। तो इस पूरे विषय को लेकर भारत और श्रीलंका के बीच में विवाद रहा है। भारत सरकार ने श्रीलंका के साथ मुक्त व्यापार समझौता दस्तखत किए हैं। इससे दोनों देशों में रिश्तों में गर्माहट आई है। तो मुक्त व्यापार समझौता ऐसा समझौता होता है जिससे दोनों ही देश एक दूसरे के बीच में व्यापार कर सकते हैं और ऐसे काफ़ी ज़्यादा जो पॉलिसीज़ होती हैं, उन्हें कम कर दिया जाता है जैसे कि टैक्स वगैरह। तो आप आसानी से दोनों देशों के बीच में व्यापार कर सकते हो। तो इसकी वजह से भी व्यापार जब किसी भी देश के साथ में आपके व्यापारिक रिश्ते अच्छे होते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उन दोनों ही देशों के रिश्तों में गर्माहट आ जाती है। श्रीलंका में सुनामी होने के बाद भारत ने पुनर्निर्माण कार्य में मदद की थी। इससे भी दोनों देशों के रिश्तों में गर्माहट आई है। आपको पता होगा कि 2004 में भारत, श्रीलंका और मलेशिया, थाईलैंड जैसे देशों में एक भयंकर सुनामी आई थी। तो भारत ने हमेशा ही श्रीलंका के इन सारी जो प्राकृतिक आपदा है, इनसे निपटने में मदद करी है। चाहे वो अ, बचाव का कार्य हो उसके क्षेत्र में या फिर पैसे आर्थिक क्षेत्र में। अब हम भारत और भूटान के रिश्तों के बारे में जानेंगे। भारत और भूटान के बीच में ऐतिहासिक रूप से काफ़ी अच्छे रिश्ते रहे हैं। इन दोनों ही देशों के बीच में ऐसा कोई भी बहुत ऐसा मुद्दा नहीं है जिससे इन दोनों के बीच में बड़ा विवाद हुआ हो इतिहास में। भारत और भूटान की कई पनबिजली और बड़ी परियोजनाओं में मदद करता आ रहा है। भूटान एक काफ़ी छोटा देश है, तो इसीलिए जितने भी भूटान की जो डेवलपमेंट के लिए जितने भी कार्य होते हैं, विकास के लिए जितने भी कार्य होते हैं, उसमें भारत एक बड़ी भूमिका निभाता है क्योंकि वो उसे आर्थिक रूप से मदद करता है। भूटान ने भारत को पूर्वोत्तर में चल रहे विद्रोह में भारत सरकार की मदद की है। अपनी ज़मीन से विद्रोहियों को खिलाफ कार्यवाही भी उन्होंने करी है। तो जैसा कि आपको पता है कि जो पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा अपने राजनीति विज्ञान की किताब में, वहाँ पे विद्रोह पहले चल रहा था। तो ऐसे जो विद्रोही संगठन है क्योंकि वो भारत में काम नहीं कर सकते, तो वो ऐसे अलग देशों में चले जाते हैं जो कि भारत से सामने हैं, वहाँ पे वो मदद के लिए चले जाते हैं, वहाँ पे वो अपना काम करते हैं। लेकिन भूटान ने ऐसे विद्रोही गुटों के खिलाफ में काम किया और उनके खिलाफ एक तरीके से बहुत बड़ी कार्रवाई की, जिसकी वजह से भारत और भूटान के रिश्तों में भी गर्माहट आई क्योंकि भूटान ने अपनी ज़मीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होने दिया। अब हम भारत और मालदीव्स के रिश्तों के बारे में जानेंगे। जैसे कि आप इस नक्शे में देख सकते हैं, मालदीव्स यहाँ पर स्थित है। मालदीव्स एक बहुत ही छोटा देश है जो कि चारों तरफ से ही समुद्र से घिरा हुआ है। इसे हम एक टापू देश भी कह सकते हैं।
मालदीव के साथ भारत के रिश्ते हमेशा ही सौहार्दपूर्ण एवं गर्मजोशी से भरे रहे हैं। यहाँ पर आपको ऑपरेशन कैक्टस के बारे में भी जानना चाहिए। मालदीव्स में विद्रोह करने की कोशिश की गई थी, जिससे वहाँ की जो सरकार है, उसके खिलाफ विद्रोह का कोशिश किया गया था और उस सरकार को गिराने की कोशिश भी करी गई थी। लेकिन भारत ने उस पूरे प्रयास को विफल कर दिया था, जिसे हम ऑपरेशन कैक्टस के नाम से जानते हैं। इस ऑपरेशन के तहत भारत ने अपनी सेना मालदीव भेजी थी और उस सेना ने जो विद्रोही गुट थे, उनके खिलाफ कार्यवाही की और उनको सरकार का तख्तापलट करने से रोक दिया। सिर्फ यही नहीं, जबकि भारत के मालदीव के साथ में काफ़ी अच्छे आर्थिक रिश्ते भी हैं। खासकर जब हम मत्स्य और पर्यटक उद्योग के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मालदीव्स में एक बहुत ही बड़ा प्रतिशत जो वहाँ का जो पर्यटक जो लोग जाते हैं वो भारत से होते हैं, तथा ही क्योंकि भारत एक बहुत ही बड़ा देश है, तो जो मत्स्य व्यापार जो मालदीव्स का है, वो भी काफ़ी ज़्यादा मत्स्य भारत को वो बेचता है। तो उनके जो आर्थिक रिश्ते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा गहरे हैं। इसके साथ अब हम दक्षिण एशिया में जो अन्य विवाद हैं, हम इसके बारे में जानेंगे। भारत में भारत को लेकर दक्षिण एशिया में एक संदेह का भाव है। वो इसीलिए है क्योंकि भारत दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश है और सबसे मुख्य देश भी है, क्योंकि वो एक ऐसा देश है जिसके दक्षिण एशिया में सभी ज़्यादातर देशों के साथ में सरहद मिलती है और अगर नहीं भी मिलती तो वो उन देशों के करीब-करीब है। तो उन्हें लगता है कि भारत जो है अपना ताकत इस्तेमाल करता है उन्हें डराने के लिए। वो चाहता है कि पूरा जो क्षेत्र है वो अ अ, उसी के अंदर आ जाए। तो इसको लेकर जो छोटे देश हैं वो थोड़ा-सा भारत को संदेह की नज़र से देखते हैं। उसकी सारी हरकतों को वो थोड़ा संदेह करते हैं। उसको उसको वो पूरी तरीके से विश्वास नहीं करते, क्योंकि जब जो ताकत है, जब वो एक समान ना हो, जब कोई देश ज़्यादा ताकतवर हो और जब कोई देश थोड़ा-सा कम ताकतवर हो, तो ज़ाहिर-सी बात है कि जो कम ताकतवर देश है वो जो ज़्यादा ताकतवर वाले देश को हमेशा ही थोड़ा-सा एक अलग भाव से देखता है। साथ ही साथ भारत को ये लगता है कि दक्षिण एशिया के जो अन्य देश हैं वो भारत का फ़ायदा उठाते हैं। चाहे वो आर्थिक मुद्दे हों, चाहे वो राजनीतिक मुद्दे हों, क्योंकि भारत बड़ा है तो उसे लगता है कि वही एक तरीके से ज़्यादा काम कर रहा है इस पूरे क्षेत्र के लिए। दक्षिण एशिया के सारे विवाद सिर्फ और सिर्फ भारत और अन्य देशों के बीच में ही नहीं है, बल्कि दक्षिण एशिया के कुछ ऐसे भी देश हैं जिनके आपस में एक दूसरे के साथ में विवाद है। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बांग्लादेश और म्यांमार तथा भूटान और नेपाल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बांग्लादेश और म्यांमार में सबसे बड़ा मुद्दा रोहिंग्या जो आबादी है उसको लेकर है और अभी भी आपने रोहिंग्या जो पूरा मुद्दा है, रोहिंग्या आबादी का जो पूरा मुद्दा है, उसके बारे में आपने बहुत ज़्यादा समाचारों में सुना होगा। तो म्यांमार में एक आबादी है जिसको रोहिंग्या के नाम से जाना जाता है, लेकिन म्यांमार ने उसे अपने क्षेत्र से एक तरीके से भगा दिया और फिर ये जो लोग हैं वो बांग्लादेश में जाके रह रहे हैं रेफ्यूजी के तौर पे। तो इस पूरे मुद्दे को लेकर दोनों ही सरकारों के बीच में तनातनी हमेशा रहती है। साथ ही साथ भूटान और नेपाल के बीच में भी सरहद और ऐसे कई मुद्दे हैं जिसको लेकर इन दोनों के बीच में अ, इतिहास में विवाद रहा है। अब हम शांति और सहयोग के बारे में पढ़ेंगे दक्षिण एशिया में, यानी कि शांति और सहयोग को लेकर ऐसे कौन से पहलू हैं जो दक्षिण एशिया में किए गए थे। तो इनमें सबसे जो प्रमुख है वो है सार्क, जिसका पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी, यानी कि 1985, लेकिन ये विफल रहा और इसका प्रमुख कारण भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बहुत बड़ा विवाद है उसको लेकर है। तो ये जो आप कार्टून देख रहे हैं वो भी वही है कि कैसे सार्क भारत और पाकिस्तान के जो तनाव की वजह से वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हो सका। और ये मैं आपको बता दूँ कि भारत जो सार्क ही एक ऐसा एक रीजनल ब्लॉक है, क्षेत्रीय ब्लॉक है जो ज़्यादा फल-फूल नहीं सका। जबकि आप जब दूसरे जो क्षेत्रीय ब्लॉक्स हैं, जैसे कि ईयू सबसे बड़ा एक एक तरीके से उदाहरण है, आसियान है, वो हमेशा ही वो एक तरीके से बहुत बड़ा हम कामयाब कह सकते हैं, क्योंकि वो अपने उद्देश्य में कामयाब रहे हैं, लेकिन सार्क वो नहीं कर पाया। इसी के साथ-साथ साफ्टा भी एक ऐसा ही एक पहल था जिसके तहत दक्षिण एशिया में मुक्त व्यापार करने की कोशिश करी गई थी। इसका जो हस्ताक्षर है वो 2004 में हुआ था और 2006 से ये लागू करने की बात थी, मगर ये भी ज़्यादा बहुत अ, तरीके से कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि जो छोटे देश हैं उनको लग रहा था कि भारत अपनी जो ताकत है, क्योंकि भारत आर्थिक रूप से सबसे ज़्यादा बड़ा देश है पूरे दक्षिण एशिया में, तो भारत जो है इन छोटे देशों के जो बाज़ार है वो उसको कब्ज़ा करना चाहता है और वो अपनी मनमानी बाज़ार के ज़रिए कर सकेगा इन देशों के खिलाफ में। साथ ही साथ भारत को ये लगता था
क्योंकि भारत जो अगर मुक्त व्यापार हुआ तो इसके कारण जो दूसरे राजनीतिक मसले हैं वो सुलझ जाएँगे और क्योंकि भारत के तो अन्य देश हो जैसे कि श्रीलंका के साथ में भी मुक्त व्यापार के समझौते हैं, तो ऐसा अगर कुछ हुआ नहीं तो इससे भी पूरे क्षेत्र का भला ही होगा। दक्षिण एशिया में अन्य महाशक्ति जैसे कि अमेरिका और चीन का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव है। अमेरिका जो कि हम जानते हैं और चीन भी अभी ये दोनों ही देश विश्व के सबसे बड़े एक तरीके से सुपर पावर्स जिसे हम कहते हैं, महाशक्तियाँ हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि महाशक्तियों का विश्व के हर क्षेत्र में प्रभाव रहता है। अमेरिका का चाहे वो शीत युद्ध के पहले हो या फिर शीत युद्ध के बाद और शीत युद्ध के दौरान भी इस पूरे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा है। लेकिन अमेरिका ने कोशिश करी है कि दक्षिण एशिया में खासकर भारत और पाकिस्तान इन दोनों के साथ ही उसके सौहार्दपूर्ण रिश्ते हों और इसीलिए और वो इस जो क्षेत्र है उसपे ज़्यादा एक तरीके से वो फ़ोकस करता है, वो इसलिए भी है क्योंकि दक्षिण एशिया एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा बाज़ार है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आबादी रहती है। तो ये अमेरिका के जो जितने भी व्यापार है उसके लिए वो एक अच्छा एक सहयोग का वो कारण बनता है। लेकिन जो चीन है उसकी भी इस इलाके में काफ़ी ज़्यादा नज़र है। ख़ासकर चीन और पाकिस्तान की जो रणनीतिक जो साझेदारी है वो भारत के लिए एक बहुत ही ज़्यादा हमेशा ही संदेहपूर्ण वाली एक पूरी घटना होती है। और आज भी भारत, पाकिस्तान और चीन की जो दोस्ती है, वो भारत के लिए कहीं न कहीं आग का काँटा है। तो इसके बारे में आप ज़्यादा पढ़ सकते हैं कि क्यों इन दोनों देशों के बीच में अच्छे रिश्ते हैं, किस तरीके के रिश्ते हैं। तो चाइना जो है, वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, जिससे कि चाइना पाकिस्तान में पूरे हाईवेज़ बना रहा है और जिससे वो पाकिस्तान में जो अरेबियन सी है, अरब सागर है, वो उसमें पहुँचना चाहता है। लेकिन ये जो पूरा लेकिन उसमें ऐसा भी इलाका है जिसे हम पीओके कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये जो पूरा सीपैक है वो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इस पीओके से होकर गुज़रता है, जिसे भारत कहता है कि वो उसका है। तो इसके कारण भी भारत चाइना पाकिस्तान की जो दोस्ती है वो उसको एक अलग नज़रिए से देखता है क्योंकि चाइना ने इस पूरे जम्मू कश्मीर के मसले में कहीं न कहीं पाकिस्तान का ज़्यादा साथ दिया है और जो भारत का इलाका है उसने उसमें अवैध तरीके से काम करने की कोशिश करी है। तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है। आशा है कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। आपके ख़ासकर बांग्लादेश, नेपाल के जो सवाल है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सार्क और साफ्टा के भी। तो मैं ये आपको कहूँगी कि आप इन जो 4 विषयों को काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये आपके जानकारी के लिए भी और परीक्षा के लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।